हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो यूजीसी नेट के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड का बेहद इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक हो जाता है। कई आपके क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। सो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। सो इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। वी हैव डन 7 वीडियोज जो कि इक्वल इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरे यूनिट के अंदर, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। तो अगर आप पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं सो यू कैन वॉच लेटर। एंड इसके अंदर जो भी आपके टर्म्स आएंगे जैसे कि वेरिएबल्स, सैम्पल्स, सैम्पलिंग और अगर आपका हाइपोथेसिस जो वर्ड्स आएंगे, इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है सो दैट कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्या हमारा प्रोसेस होता है रिसर्च का, क्या स्टेप होता है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑन दिस चैनल यू विल बी गेटिंग यूजीसी नेट रिलेटेड ऑल द वीडियोज, ऑल द इंफॉर्मेशन। दिस इज माई सेकेंड चैनल, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। एंड पहले की वीडियोज का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमेंट बॉक्स में से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या अभी आज करने वाले। एंड थोड़ा सा वीडियो आपका लॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक आपको कराऊं, मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में मैं आपको सारा कंप्लीट जो कंटेंट है वो दूं। क्योंकि जब हम पार्ट्स में वीडियो करते हैं, पार्ट्स में मैं बना सकती हूँ उसको, लेकिन फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है एस्पिरेंट के लिए। एंड कई बारी ये आप लोगों का भी रहता होगा कि हम अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम पूरी वीडियो, एक वीडियो में हम सारी चीजें समझें, राइट। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम रिसर्च को एक बार और डिस्कस करेंगे एज वी हैव डन दिस अर्लियर, बट अगेन वी विल डिस्कस। जो लोग नए जुड़े हैं अभी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो रिसर्च का मीनिंग देखेंगे। रिसर्च बेसिकली आपके दो वर्ड से मिलके बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब आपको पता ही है, टू फाइंड समथिंग न्यू। तो रिसर्च का मतलब होता है टू सर्च अगेन एंड अगेन, बार बार आप सर्च करते हैं, आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ऐसी एक्टिविटी जहां पे आप न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। आपके पास एग्जिस्टिंग फैक्ट था, कोई भी नॉलेज था, उसके बेसिस पे आप कोई भी नया नॉलेज जो है, न्यू नॉलेज जो है, उसको सिस्टमैटिकली आप सर्च करते हैं। तो दैट मीन्स कि इसको क्या है, आपका रिसर्च है, राइट। रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 में ये सब कर चुके हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे अगेन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप लोग प्लीज पहले की वीडियो, फर्स्ट वीडियो से लेके आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सो यहाँ पे हम केवल प्रोसेस की बात करेंगे, राइट। तो चैप्टर 1 आप देख लेना, जिसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। रिसर्च होता क्या है डिटेल से, एंड रिसर्च के अंदर हमारी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ईज ऑफ यूज, सब्जेक्टिविटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, राइट। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप अपना यूजीसी नेट के अंदर जब आप क्वेश्चन देखते हो तो स्टेप्स में आपके अलग अलग तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोई भी एक डेफिनेट स्टेप रिसर्च का नहीं होता है प्रॉपर। आपको अलग अलग तरीके से स्टेप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक रिसर्च को कैरी आउट करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले होता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम को हम ढूंढते हैं, देन हम लिटरेचर उस पर करते हैं, जो भी उसमें पहले की स्टडी हुई है उसको हम स्टडी करते हैं। देन हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। वी हैव डन दिस कि हाइपोथेसिस क्या होता है लास्ट क्लास में। फिर हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, देन हम जनरलाइजेशन करते हैं, फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये एक कॉमन स्टेप है। मैं ये नहीं कह रही कि केवल यही स्टेप है जो आपका आता है। आपके क्वेश्चन में अलग अलग तरह से स्टेप्स आपके पूछे गए हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप राइट आंसर कर सकते हैं। तो आइए के करके बात करते हैं। पूरे रिसर्च प्रोसेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, राइट।
तो हम 3 फेजेस से चलेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि एक रिसर्च जब हम करते हैं कौन कौन से हमारे स्टेप्स वहां हम फॉलो धीरे धीरे करते रहते हैं, राइट। सबसे पहला फेज है जो इसमें आता है कि डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च। सपोज आपको एक रिसर्च करना है, तो आप इस फेज में डिसाइड करते हो कि आपको क्या रिसर्च करना है। इसके अंदर हमारे जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाता है। आपका जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो उसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी रिसर्च में क्या वेरिएबल होगा स्टडी में, और हमारा हाइपोथेसिस कैसे होगा। हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है हर रिसर्च में हम बनाएं। जैसे स्टैटिस्टिकल जो रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव होता है, वहां पे हाइपोथेसिस हम बनाते हैं ज्यादा। तो इन दोनों को हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में, राइट। सो पहला स्टेप आपका हो गया डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च, पहला फेज हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है रिसर्च का, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सो दिस इज अ फाउंडेशनल स्टेज वेयर द रिसर्चर आइडेंटिफाइज व्हाट दे वांट टू इन्वेस्टिगेट। A well-defined research problem guides the entire study and determines the quality of the outcome. अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जो भी इशू है उसको आप देखेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को आप डिफाइन करते हैं, फिर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एंड देन उसको आप स्पेसिफिक बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो एक ब्रॉड एरिया है कि लो एकेडमिक परफॉर्मेंस इन रूरल स्कूल, राइट। मान लो आपका ये एक एरिया है जो बहुत ब्रॉड है। सो इसके अंदर आपका एक फोकस्ड प्रॉब्लम निकल के आएगा जिसको आप फाइनली स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हाउ डज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज। यानी कि ये आपका ब्रॉड एरिया था, इसके अंदर से आपने अपना एक रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट किया है। आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप रूरल एरियाज में प्राइमरी बच्चों पे, यानी आप बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे कि आपको केवल प्राइमरी बच्चों का जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसका पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, आप वो स्टडी करना चाहते हैं। तो ये आपका क्या है, जहां पे आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है। आपने एक इशू देखा, उसमें आप एक ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करेंगे कि आप इस स्टडी में क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट उनके अचीवमेंट पे, बच्चों के अचीवमेंट पे क्या पड़ रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया है, राइट। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट आप करोगे। जैसे अभी अभी हमने देखा कि आपके पास एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको सब एरिया में डिवाइड किया कि आप टीचिंग मेथड देखना चाहते हैं या आप पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का प्रभाव देखना चाहते हैं। आप प्रभाव किसका देखेंगे, आपने उसको सब एरिया में डिवाइड किया। देन आपने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट देखना है, बच्चों के अचीवमेंट पर क्या पड़ता है। फिर आप एक रेस करेंगे रिसर्च क्वेश्चन की हाउ डज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आप टाइम, रिसोर्सेज क्या होंगे, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर लेते हैं। आप सब ऑब्जेक्टिव यहाँ बनाएंगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम का। इस तरह से आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई इस स्टेप में करते हैं। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स यानी आपकी स्टडी में जो भी कॉन्सेप्ट हो या थीम होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा वो कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें आपका वेरिएबल देखूं तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या था, आपका कॉज था, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपकी स्टडी में। और बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट जिसको आप मापना चाहते हो, जो मेजरेबल है, जिसको आप माप सकते हैं, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी स्टडी में होगा। एंड देन कुछ हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सो वी हैव डन दिस ऑल्सो, हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल डिस्कस कर लिया, अभी आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं
कि आपकी स्टडी में वेरिएबल क्या क्या होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, राइट। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या हो सकता है कि मैं किसका इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, हाउ डज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका प्रभाव बच्चों के अचीवमेंट पे पड़ेगा। तो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जहां पे आप जिसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको आप अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में बाद में मापते हैं। जैसे मुझे क्या मापना है, उनके अचीवमेंट को बाद में मापना है, तो दिस इज माई इफेक्ट। तो हम इस तरह से वेरिएबल्स को इसमें सेलेक्ट करते हैं, इस फेज में, इस स्टेप में। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें कंस्ट्रक्ट करना हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, आपका एक ऐसा टेस्टेबल प्रिडिक्शन होता है, यानी आपका टेंटेटिव आपका जनरलाइजेशन होता है, टेंटेटिव अजम्पशन होता है बिटवीन, जो कि वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताए। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या है आपका यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका यहाँ पे, जो उनका स्कोर है या फिर उनका जो अचीवमेंट है, राइट। इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है हाइपोथेसिस। जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, मैंने एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन बनाया, मैंने एक टेंटेटिव अजम्पशन बनाया कि स्टूडेंट्स हु रिसीव डेली पेरेंटल सपोर्ट विद होमवर्क परफॉर्म बेटर देन दोज हु डोंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया है कि वो बच्चे जिनको पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, यानी पेरेंटल सपोर्ट यहाँ पे क्या था, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जिनको पेरेंटल सपोर्ट मिलेगा वो उन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनको नहीं मिलता है। यानी मैं क्या कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल और मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वेरिएबल्स के बीच में जो हम एक रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करते हैं वो हमारा हाइपोथेसिस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करूंगी, राइट। तो अभी तक हम जो ये डिस्कस कर रहे थे ये हमारा स्टेप नंबर 1 था ओनली, जिसके अंदर हमने अंदर देखा कि क्या क्या यहाँ पे रिसर्चर करता है। स्टेप 1 में जब भी वो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है तो वहां पे वो ब्रॉड एरिया से एक स्मॉल एरिया में जाता है, एक फोकस्ड प्रॉब्लम पे जाता है। देन वो क्या करता है, वहां पे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेगा कि उसके स्टडी में वेरिएबल क्या होंगे, फिर वो एक हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। अब आते हैं अपने अगले स्टेप में, अगले फेज में। ये आपका फेज 2 है जहां पे आप रिसर्च स्टडी को प्लान करते हो। अभी आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको क्या करना है स्टडी, अब आप इसमें प्लानिंग करते हैं। तो योर फेज 2 इज प्लानिंग। इसके अंदर हमारे स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 4 स्टेप हमारे और आते हैं। अब स्टेप नंबर 2 जो आपका फेज 2 है, इसमें स्टेप 2 क्या है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग रिसर्च डिजाइन। फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर टूल, इसको हम बोल सकते हैं कि आपके डेटा कलेक्शन का टूल क्या रहने वाला है। फिर आप एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल से बढ़ते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फेज 2 जब आप प्लान करते हो रिसर्च स्टडी को तो उसमें क्या क्या फेजेस हमारे, क्या क्या स्टेप्स हमारे आगे आते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च डिजाइन। अब आप एक रिसर्च डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं कि आपका रिसर्च का डिजाइन क्या होगा, राइट। रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या बताता है, आपके ओवरऑल प्लान को बताता है। रिसर्च डिजाइन आपको ये बताता है कि आपका जो रिसर्च होगा वो ओवरऑल कैसे आप उसको करोगे, आप कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, आप उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। आप सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको हाउ यू आर गोना स्टडी दैट प्रॉब्लम, राइट। ये आपका रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन अलग अलग तरह के होते हैं, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कुछ हमारे रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव होते हैं जहां आप डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं, आपका एक्सप्लेनेटरी हो सकता है वो। कुछ ऐसे होते हैं जहां पे आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, इनसाइट ढूंढना चाहते हैं, तो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम हम यहाँ पे रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं कि आपका रिसर्च डिजाइन आपके रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, राइट। जैसे मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो क्या था कि हाउ डज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज। यही था मेरा रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक था ये मेरा। अब यहाँ पे मेरा रिसर्च डिजाइन क्या हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग या तो मेरा रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव होगा,
ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव जो सर्वे है वो मैं यूज कर सकती हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में मैं यहाँ पे सर्वे मेथड यूज करूंगी। तो मेरा रिसर्च डिजाइन यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जहां मैं डिस्क्राइब करूंगी। मैं यहाँ पे हाउ का आंसर ढूंढ रही हूँ कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट कैसे होता है। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्टिव तरह की स्टडी करूंगी जो किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, बताता है। तो यहाँ मेरा रिसर्च डिजाइन रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव जब हम रिसर्च डिजाइन को यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं तो हमारे कुछ यहाँ पे की कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम आपका क्लियर रहना चाहिए। फिर आप डेटा कलेक्शन मेथड यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्वे यूज किया है। पॉपुलेशन सैंपल डिटेल हम यहाँ पे देते हैं। फिर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं मेथड को, टाइम, कॉस्ट, बजट, इफ पॉसिबल देन हम ये सब भी देखते हैं। मतलब आप अपने रिसर्च डिजाइन में ओवरऑल ये समझो कि आप प्रॉब्लम से लेकर के आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, मेथड आपका क्या रहेगा, आप एनालिसिस कैसे करने वाले हो, ये सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बताते हैं। ठीक है कि भाई मेरा रिसर्च जो टॉपिक है वो ये है। रिसर्च डिजाइन मेरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में मैं सर्वे क्वेश्चनर यूज करूंगी, मेरे सैंपल ये रहने वाले हैं। और इसके बाद मैं एनालिसिस जो है थीमेटिक करूंगी कि मैं एनालिसिस कंपैरेटिव करूंगी, वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो रिसर्च पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे रिसर्च को डिजाइन यहाँ पे किया जा रहा है ओवरऑल। तो दिस इज योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका आता है कंस्ट्रक्टिंग अन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। थर्ड स्टेप आपका आता है चूजिंग अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन। अब आपको ये अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो इसको इतना समझो कि थर्ड स्टेप में हम टूल को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। आप डिसाइड करोगे कि आपका रिसर्च में जो आप डेटा लेना चाहते हो, जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, उसमें आप क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे क्वेश्चनायर हो सकता है, सर्वे हो सकता है। आप इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का, डिटेल आपको अगर जानकारी चाहिए स्टूडेंट का, टीचर्स का, तो आप एक इंटरव्यू ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उनका, टेस्ट ले सकते हैं उनका। तो काफी सारे हम टूल यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो, अगर मेरा स्टडी जो है वो क्या था कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, राइट, ये मेरा स्टडी था। अब इस स्टडी में मेरा जो डिजाइन था, रिसर्च डिजाइन था, वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव था, राइट। अब इसमें मेरा टूल क्या होगा, क्वेश्चनर फॉर पेरेंट्स, इंटरव्यू विद टीचर्स और स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या क्या टूल यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चनर यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले सकती हूँ स्टूडेंट एंड टीचर्स का, मैं पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, मैं बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट को देखने के लिए उनका रिकॉर्ड देख सकती हूँ कि जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हुआ है उससे उनका स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ा है, राइट। तो इससे क्या होगा, मुझे डेटा मिलेगा जिसको मैं बाद में एनालिसिस करूंगी। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 3 वेयर यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ टूल फॉर योर डेटा कलेक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा 4 आता है सेलेक्टिंग अ सैंपल। अब आपने डेटा कलेक्शन का टूल भी सिलेक्ट कर लिया कि आप कैसे इंटरव्यू लेंगे या क्या आप यूज करेंगे टूल। नाउ यू विल चूज अ सैंपल। जैसे सैम्पलिंग टेक्निक हमने लास्ट क्लास में सैंपल डिस्कस किया था। नाउ यू विल चूज अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे अब सारे बच्चों को तो आप स्टडी नहीं कर सकते, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक आपके पास एक पूरा पॉपुलेशन है उन बच्चों का जो रूरल एरिया में प्राइमरी स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें से आप क्या करेंगे, कुछ सैंपल को ले लेंगे। आप यहाँ पे कुछ बच्चों को ले लेंगे जो आपका सैंपल बनेगा। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हु यू विल स्टडी, आप किसको स्टडी करने वाले हो। आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि पूरे आप प्राइमरी बच्चों को तो नहीं ले सकते हो, रूरल एरिया में जाके सबको तो नहीं कर सकते आप स्टडी। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आप एक स्कूल के बच्चों को ले लें, दिस इज योर सैंपल। तो आप एक पॉपुलेशन में से एक सबसेट ले लेते हैं विच इज कॉल्ड सैंपल, राइट। जैसे इसमें कैसे होगा सैंपल, सैम्पलिंग में आप प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों टेक्निक यूज कर सकते हैं, इधर यू कैन चूज वन। तो मान लो मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन रूरल एरिया, मेरा रिसर्च ये है। अब मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी है, तो मैं रैंडमली 100 बच्चों को सिलेक्ट कर लूंगी। कोई भी, मैं मान लो जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें से मैंने रैंडमली 100 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। तो ये मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जहां पे मैंने रैंडम बच्चों को सिलेक्ट किया है फॉर माय स्टडी।
दूसरा हो सकता है नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां पे मैं 100 बच्चों को सिलेक्ट करूंगी नियर बाय रूरल स्कूल जो अवेलेबल है, मतलब मेरे आसपास में जो रूरल स्कूल होंगे मैं उन आसपास के स्कूल्स में जाऊंगी और मैं वहां पे 100 बच्चों को ले लूंगी जो मुझसे बात करना चाहते हैं या जो जिनको मैं देखूंगी कि मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से है वो, तो जो इजीली अवेलेबल होंगे मैं उनको ले लूंगी। तो ये क्या है, आप प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कोई भी ले सकते हैं। यहाँ आपने क्या किया है, सैंपल को सिलेक्ट किया है कि हु यू विल स्टडी फर्दर, आप किस पे स्टडी करने वाले हो, आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 था। तो अभी तक हमने क्या देखा, स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को लिया, देन इसके अंदर आप वेरिएबल देखते हैं, हाइपोथेसिस देखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन स्टेप 2 वाज रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करना, आपका डिजाइन क्या रहने वाला है। फिर आप डेटा कलेक्शन के लिए टूल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपका टूल क्या रहेगा। टूल सेलेक्ट करने के बाद एक सैंपल सेलेक्ट करोगे कि आप किस पे स्टडी करना चाहते हैं। देन 5 स्टेप आपका आता है राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके पीवाईक्यू में ना, ये हो सकता है ये आपको ऑप्शन में ना दिखे। तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ, तो ये चीजों को सीरियल वाइज आप समझिए। स्टेप नंबर 5 आपका आता है राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है कि जितनी भी प्लानिंग है वो आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट कर देते हो। मतलब अभी तक आप जो ये प्रोसेस कर रहे थे, अभी तक आपने जो सैंपल लिया, आपने टूल सोचा, आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन सोचा, ऑब्जेक्टिव सोचे, इसको आप फॉर्मली डॉक्यूमेंट कर देते हैं। जो आपके सुपरवाइजर या आपके जो भी बोर्ड मेंबर है वो चेक करते हैं, राइट। तो इसमें रिसर्च प्रपोजल आप एक बनाते हैं पूरा, मतलब आप एक डॉक्यूमेंट कर देते हैं अपना ओवरऑल रिसर्च प्रपोजल। अभी तक क्या क्या आप इसमें ऐड करेंगे, आपका टाइटल होगा पहले रिसर्च प्रपोजल में, फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने स्टडी का बैकग्राउंड देंगे कि आप इसका रैशनल क्या है, व्हाई यू आर चूजिंग दिस स्टडी, तो एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन हम उसका देते हैं। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मिनिमम 2 to 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो आपके ओवरऑल स्टडी का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि आप क्या चेक करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपका लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू आपका क्या है, जहाँ पे जो भी पास्ट रिसर्च इस फील्ड में हुए हैं या और लोगों ने भी स्टडी कभी किया हो इस फील्ड से रिलेटेड, आप उन लोगों की स्टडी को यहाँ पे मेंशन करते हैं कि क्या क्या रिसर्च पहले इस पे हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आपका रिसर्च डिजाइन आता है जो हमने डिस्कस किया, आप बताएंगे आपका टूल क्या रहने वाला है, एंड देन आपका टेक्निक वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। फिर सैम्पलिंग, हु एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट रहेंगे, आप सैम्पल डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपके पार्टिसिपेंट कहाँ, कौन से एरिया से रहेंगे, कितने साल के रहेंगे, कौन कौन होगा, इस तरह से आप सैंपल बताते हैं। फिर डेटा कलेक्शन प्लान आप बताएंगे कि हाउ योर डेटा विल बी गैदर्ड, कैसे आप सिलेक्ट डेटा कलेक्ट करोगे। फिर एथिकल कंसिडरेशन हम ऐड करते हैं कि आपने लोगों से कंसेंट लिया है, जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे वो उनकी मर्जी से आप करेंगे, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तो ये एथिकल कंसर्न्स होते हैं। फिर एक टाइमलाइन आप देंगे, आप स्केड्यूल बनाते हैं कि आपका रिसर्च में कौन से मंथ में आप क्या क्या करने वाले हो, ठीक है, आपका एक पूरा टाइमलाइन होता है। एंड देन आप रेफरेंसेस यूज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने जो भी लिटरेचर यूज किया, जिसकी स्टडी आपने यूज की, उसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं या उनका आप लिंक अटैच करते हैं बाद में, जो भी आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यूज किए होंगे, कोई भी सोर्स यूज किया है तो आप उसको रेफरेंस देते हैं। सो दिस इज योर कंटेंट फॉर योर रिसर्च प्रपोजल। तो आपका स्टेप 5 था रिसर्च प्रपोजल लिखना। अब आप क्या करेंगे, रिसर्च प्रपोजल जब आपका हो जाएगा तो आपका फेज 3 आता है, जहां पे आप अपनी स्टडी को एक्चुअल में कंडक्ट करते हो, उसको आप प्रैक्टिकली करते हैं। अभी तक तो आपने प्लान बनाया कि आप ऐसे ऐसे करोगे, नाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च स्टडी। इसके अंदर यू हैव 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 5 क्या था, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। फिर आपका आता है स्टेप 6 जहां पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। स्टेप 7 में आप डेटा को डिस्प्ले करेंगे कि क्या आपकी फाइंडिंग्स क्या आए हैं। फिर स्टेप 8 में आप फाइनल एक रिसर्च का रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपका जो अभी आप कंडक्ट कर रहे हैं स्टडी, तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स
एक्चुअली गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द चूजन टूल्स एंड मेथड। जो आपने मेथड चूज किया था अपने प्रपोजल में, जो भी आपने चूज किया था टूल कि आप क्वेश्चन आयर करेंगे, सर्वे करेंगे, एक्चुअल में आप वो चीज यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वही मेरा रिसर्च टॉपिक है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट बच्चों के एकेडमिक पे कैसा पड़ता है। प्राइमरी बच्चों को मुझे स्टडी करना है रूरल एरिया में, तो यहाँ पे द रिसर्चर विजिट्स सिलेक्टेड स्कूल। जो मैंने मान लो 5 स्कूल सेलेक्ट किए थे या मैंने 10 स्कूल सेलेक्ट किए थे, मैं उन स्कूल्स में जाऊंगी। मेरे सैंपल जो था, स्कूल्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे, दैट्स माय सैंपल, यहाँ जाऊंगी एंड देन मैं क्वेश्चन आयर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो दिस इज माय टूल। ठीक है, क्वेश्चन आयर मैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को दूंगी, सर्वे कर सकती हूँ या इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी मैं वहां पे टीचर्स से, और उसके बाद मेरा डेटा वहां पे मुझे मिलेगा। जो भी आंसर्स होंगे, जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे, दैट विल बी माई डेटा। ठीक है, तो ये क्या है, आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा यूजिंग योर टूल्स एंड मेथड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। 7th स्टेप आता है प्रोसेसिंग द डेटा और डिस्प्लेइंग द डेटा। अब डेटा जो है वो आप यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं। जो आपको आंसर मिलेगा, जो भी आपका डेटा है, मान लो आपका डेटा क्वालिटेटिव है, अगर आप मान लो इंटरव्यू कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे, या ओपन एंडेड क्वेश्चन आयर है, तो आपका डेटा कैसा होगा, क्वालिटेटिव तरह का होगा, जो आपका विदाउट नंबरिंग है। क्वांटिटेटिव जहाँ पे आपका मेजरमेंट और नंबर ज्यादा आ जाता है, वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है। तो आपकी रिसर्च स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा, किस तरह का स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। तो जो भी आपका डेटा आएगा उसमें आप इसको कोड करते हैं। फिर अब जो भी आपका डेटा आया है, आप उसमें रिस्पॉन्सेस को आप वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उन रिस्पॉन्सेस को। अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है, मान लो आपको नंबर्स में आंसर मिले हैं, आपने कुछ और स्टडी किया था जहाँ पे आपको नंबर्स में न्यूमेरिकल आंसर मिले, वहाँ पे आप एक्सेल शीट बनाएंगे, आप टेबल्स बना सकते हो। तो ये तरीके होते हैं कि आप डेटा को कैसे दिखाओगे। ठीक है, ग्राफ चार्ट यूज करते हैं हम क्वांटिटेटिव में, और नैरेटिव समरी, आप समरी बना सकते हो, थीमेटिकली आप कोड कर सकते हैं, है ना। आप आपके डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होंगे कि आपने आपके स्टडी में ये आपको फाइंडिंग मिले हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर 8 इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। आपका फाइनल स्टेप ये होता है कि आप यहाँ पे ओवरऑल जो है रिसर्च रिपोर्ट को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर आपकी सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं जो आपने शुरू से एंड तक स्टडी किया है। अब रिसर्च रिपोर्ट में अगर आपका रिसर्च क्वांटिटेटिव था, तो वहां पे आप स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करते हैं, उसका काफी न्यूमेरिकली बेस्ड होता है। क्वालिटेटिव है तो आप थीम और नैरेटिव्स यूज करते हैं, राइट। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख लीजिए। पहला है इंट्रोडक्शन। आपका रिसर्च इंट्रोडक्शन आप देंगे, जो भी आपका रिसर्च था। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाता है सेकेंड स्टेप, मतलब पहले आप रिसर्च, आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम है, फिर आपका लिटरेचर यानी इसके पीछे जो स्टडी पहले हुई है आप वो मेंशन करेंगे। फिर आपका मेथडोलॉजी क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा कि आपका एक्सप्लोरेटरी होगा, क्या आपका मेथड रहने वाला है। फिर मेथोडोलॉजी के बाद आपका रिजल्ट क्या आया, डेटा आप बताएंगे। फिर डिस्कशन होगा, फिर कंक्लूजन होगा, एंड देन हम रेफरेंसेस बाद में देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉमन स्टेप था एक रिसर्च के प्रोसेस में। अब देखो आपके एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके अलग तरह से बनते हैं। एज आई सेड इट अर्लियर कि जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ओवरऑल एक क्रम देखने को मिलेगा। अभी तक जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उसमें आपको यही क्रम देखने को मिलेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि पहले आप फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, देन लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर स्टडी करते हैं जो पहले हो चुकी है स्टडीज। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना, रिसर्च डिजाइन बनाना, फिर डेटा कलेक्ट करना, फिर आप उसको एनालिसिस करते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। ये आपके कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं। नाउ तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने ये देखा स्टेप 1 में फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई यहीं पे आपने कर लिया, हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई कर लिया। इफ नीडेड देन यू कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस, देन यू प्लान
द स्टडी। स्टेप 2 में रिसर्च डिजाइन डिसाइड करते हैं। रिसर्च डिजाइन के बाद डेटा कलेक्शन टूल डिसाइड करते हैं। फिर हम एक सैम्पल डिसाइड करेंगे। सैम्पल डिसाइड हो जाएगा कि आप किस पे स्टडी करेंगे, देन आप उसके बाद क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालिसिस करना। डिस्प्ले का मतलब वही है कि आप यहाँ एनालिसिस कर रहे हो डेटा को। फिर आप एक फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं, राइट। अपने फाइंडिंग्स आप लिखेंगे कि कितने आपके क्या फाइंडिंग रहे हैं एंड एवरीथिंग, इम्प्लीकेशन आपके रिसर्च का क्या रहने वाला है। नाउ वी विल डू सम पीवाईक्यू, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में यूजीसी में पूछे गए थे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका स्टेजेस से आया था, स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अब आपको ना अलग अलग प्रश्न में अलग अलग तरह के स्टेजेस देखने को मिलेंगे, फिक्स नहीं होता है ये, ठीक है। बट इन जनरल हमने एक आइडिया ले लिया है कि कैसे कैसे हमारे स्टेप होते हैं, राइट। तो इसमें से यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ हो सकता है। तो पहला है सैम्पलिंग केसेस। तो सैम्पलिंग फर्स्ट स्टेप नहीं था, हमने देख लिया है। रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब आप एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हो, राइट। सो योर रिसर्च क्वेश्चंस वुड बी फर्स्ट स्टेप। तो बी हो जाएगा फर्स्ट पे, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहां से। नाउ रिसर्च क्वेश्चन तो आ गया, फर्स्ट स्टेप है ये आपका। फिर आप क्या करते हैं सेकेंड स्टेप पे, सैंपल बनाएंगे, नो। लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उस पर जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है आप वो देखेंगे। लिटरेचर रिव्यू आपका हो गया। फिर क्या करेंगे आप, सैंपल डिसाइड करेंगे। नाउ व्हाट विल बी योर सैंपल, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सैंपल डिसाइड हो गया है तभी तो डेटा हम देखेंगे ना कि क्या हमारा होगा। पहले हम सैंपल डिसाइड करते हैं, देन हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको लास्ट में एनालिसिस करते हो। तो योर लिटरेचर रिव्यू वुड बी योर सेकेंड स्टेप। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, राइट। अभी जैसे हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू आपका क्या आ रहा था, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया अपने स्टडी का, एंड देन इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताया। नाउ लिटरेचर रिव्यू हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 1 राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन था, इसमें देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला देखेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होता है सबसे पहले, एनालिसिस होता है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप इन दिस। फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि हम एक रिसर्च को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट विल बी माय रिसर्च और व्हाट विल बी माय रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप हो जाएगा सी, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। तो सी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा आपका। अब यहाँ पे लिटरेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि सेकंड स्टेप क्या होगा। तो हमने देखा था सेकंड स्टेप जो होगा, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके अंदर हम क्या सिलेक्ट करते हैं, हमारे वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं, राइट। हमने ये देखा था, वेरिएबल्स के साथ साथ हम हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं इसी स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में। तो हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। इफ नीडेड देन वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, राइट। कि डिस्क्रिप्टिव डिजाइन होगा, क्वालिटेटिव डिजाइन होगा, क्या मेरा डिजाइन क्या रहने वाला है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था, फिर हम कलेक्शन करेंगे डेटा को, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे जो कि आपका इस स्टेप में आया। एंड लास्ट स्टेप क्या है आपका, रिपोर्ट राइटिंग। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बना, 2। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरह से आपके पूछे गए हैं। आपको बेसिक आइडिया रखना था कि प्रोसेस में क्या संभावित आपके चरण या स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस जो है वो कभी भी आपको एक जैसे क्वेश्चन प्रोसेस में क्रम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक जनरल आइडिया आपको रखना है कि स्टेप में क्या क्या आपका आता है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, राइट। थर्ड स्टेप देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको फिर से ऑर्डर में करना है, देख लीजिए क्या होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या होगा, इसमें भी आगे आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारा। तो डी हो जाएगा फर्स्ट पे, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट। नाउ सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है, पहला रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, रिसर्च आउटकम रिपोर्ट करेंगे। तो आपका सेकेंड स्टेप ऑफ कोर्स क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू। तो डी, देन आपका बी होगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, डी बी फिर ए आएगा। थर्ड पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट जब हमारा हो जाता है फिर हम एनालिसिस उसको करते हैं, 4th स्टेप।
एंड देन हम उसको क्या करते हैं, बाद में रिसर्च आउटकम को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि एक हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं लास्ट में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च को मैच करना था। पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग और डेटा एनालिसिस। तो हमने ये सारे स्टेप्स देख लिए हैं अपने अभी वीडियो में। तो पहले अगर फॉर्मुलेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को तो क्या आना चाहिए इसके अंदर, फर्स्ट का क्या आएगा, तो टैबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफिकल या नहीं कर रहे। रेजिंग अ पाइवटल क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा थर्ड में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का क्या बनेगा, ये वाला, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब आपका रिसर्च का क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या रहने वाला है, राइट। तो ए का हम थर्ड लगाएंगे, बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर देख लीजिए बी का हाइपोथेसिस मेकिंग। तो हाइपोथेसिस मेकिंग में क्या होता है, आप रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। हमने यही देखा था कि आपके अगर वेरिएबल है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल, राइट। तो हमारा बी का 4 हो जाएगा, राइट। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। सी सैम्पलिंग में क्या होगा हमारा, सी का हम सेकंड में जाएंगे, ड्रॉइंग अ सबसेट। आप एक पॉपुलेशन में से जब आप एक सबसेट निकालते हो दैट्स योर सैम्पलिंग। आप एक पॉपुलेशन में से एक सबसेट को वहां निकाल रहे हो, राइट। फिर डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस आप टैबुलर फॉर्म में कर सकते हो, टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो। आप डेटा एनालिसिस आप ग्राफिकली उनको दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब डेटा एनालिसिस में यही होता है कि आप कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर तो ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसर्च के स्टेप। अगेन देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बनेगा इसमें, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, नो ये नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिट्स, नो। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, नो। केयरफुली चूजन आइटम्स एंड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं, आप केयरफुली टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन देते हैं आप उसको, जो भी आपका रिसर्च होता है उसमें आप रिसर्च प्रॉब्लम में बताते हैं कि आपका क्या स्टडी है। तो इसमें आप केयरफुली टर्म सेलेक्ट करते हो कि आप कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, आप एक्सप्लोरिंग यूज कर रहे हैं, एग्जामिनिंग यूज कर रहे हैं। ये सब डिसाइड करते हैं हम अपने रिसर्च के प्रॉब्लम में कि आपका एक स्टेटमेंट में क्या वहां पे आपके टर्म्स रहने वाले हैं, राइट। तो ए ऑप्शन का 4 हो जाएगा, राइट। तो डी के साथ हम जाएंगे, एक ही ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ था। बी का थर्ड होगा यहाँ पे। बी हाइपोथेसिस मेकिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स फॉर सेटिंग अप अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। वही सेम चीज है कि वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके हम एक रिलेशनशिप बता रहे हैं हाइपोथेसिस के थ्रू। फिर रिसर्च सैंपल में क्या होगा आपका, रिसर्च सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को जो आपने चुना है। सैम्पलिंग वही है जहां पे आपने उस एक ग्रुप को चुना है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली आप टेक्निक्स यूज करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, और जो भी टूल्स है आप वो यूज करते हैं फॉर योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, राइट। सो ये आपके रिसर्च के कुछ स्टेप्स थे। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल एंड दिस क्लास। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है कि अ रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन विद एन एग्जिस्टिंग थियरी और रिसर्च। जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे एग्जिस्टिंग थियरी और रिसर्च से होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये है। इसका रीजन ये बोल रहा है कि द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी ईदर टू ब्रॉड। जो रिसर्च क्वेश्चन है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, या तो उसे बहुत ज्यादा नैरो या बहुत ज्यादा लिमिटेड होना चाहिए उसे, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी आप रिसर्च अपना क्वेश्चन बनाते हैं वो आपकी स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ए इज ट्रू, बट बी जो है, बी
बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, तो बी गलत है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट बी इज, आर इज फॉल्स। लाइक जो आर है, जो रीजन है वो गलत है, ए बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ कि आज के सेशन में आप लोगों को रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे कैसे रिसर्च करते हैं, क्या एक हमारा आइडियल स्टेप होता है इसको फॉलो करने का। तो मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं स्टेप्स को ब्रॉड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अगर आप लिमिटेड पढ़ते तो शायद लिमिटेड पढ़ने से मे बी स्टेप्स क्लियर नहीं होते। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट और करेक्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एंड आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में क्लैरिटी हो गई होगी। इन केस कोई डाउट होता है, एनीथिंग, इफ यू वांट टू गिव मी एनी काइंड ऑफ फीडबैक, सो फील फ्री टू गिव मी। एंड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पुरानी सभी वीडियोस का। तो दिस वाज आवर वीडियो नंबर 8। इससे पहले जो 7 वीडियो है, मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दोज ऑल्सो, क्योंकि इससे आपका एक रिसर्च एप्टीट्यूड जो पार्ट है फॉर यूजीसी वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, स्टे ट्यून्ड।